अस्सलाम वालेकुम। आज आपकी मुलाकात डॉक्टर तलत अफजा से बिजनेस फाइनेंस के 36 लेक्चर में हो रही है। हमारा आज का लेक्चर बेसिकली पिछले ही लेक्चर की कंटिन्यूएशन है। आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में डिस्कशन शुरू की थी, इसलिए मैं ये चाहूंगी कि आज का लेक्चर शुरू करने से पहले पिछले लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइज कर लिया जाए। तो हमने ये कहा था कि जब एक फाइनेंशियल मैनेजर की बात होती है, बहुत शुरू में जब हमने कोर्स को शुरू किया था एंड वी वर टॉकिंग अबाउट कि हमारे जो फाइनेंशियल मैनेजर है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसको कौन कौन से इंपॉर्टेंट डिसीजन करने पड़ते हैं। तो उनमें से एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन था हमारा कि कौन से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स में वो इन्वेस्ट करें। उसमें हमने ये कहा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट को इवैल्यूएशन के लिए हमारे पास कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स थी, लेकिन उन टेक्निक्स में जो मेन रोल प्ले कर रहा था वो था हमारे कैश फ्लोज। तो कैश फ्लोज जो थे फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज थे और हमने उनको डिस्काउंट किया बैक इन टर्म्स ऑफ टुडे, ताकि हम आज डिसीजन कर सकें कि हमारे इस प्रोजेक्ट की नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इस सारे कैपिटल बजटिंग प्रोसीजर में हमने एक चीज जो है वो गिवन ली थी एंड दैट वाज द डिस्काउंट रेट। जब हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जिक्र किया तो वो भी हमारे फाइनेंशियल मैनेजर के जो डिसीजन मेकिंग के क्राइटेरिया या एरियाज हैं उनमें से एक है। एक तो था कि कौन से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट हम अंडरटेक करें, और दूसरा जो है वो ये था कि हम जो है अपने टोटल एसेट्स को किस तरह फाइनेंस करें, कितना पोर्शन जो है वो डेट का होना चाहिए और कितना पोर्शन जो है वो इक्विटी का होना चाहिए। यानी हम बात कर रहे थे कैपिटल स्ट्रक्चर की। बिहाइंड द सीन कैपिटल स्ट्रक्चर में भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज का फॉर्मा है कि हमारे पास कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स थ्रू डेट क्या है एंड कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड थ्रू सेल ऑफ शेयर्स जो है वो क्या है, यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है। तो इस सारे बैकड्रॉप में हमारे पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि डिस्काउंटेड कैश फ्लोज में भी जो डिस्काउंट रेट है वो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, और अभी हमने पिछले लेक्चर में ये कहा था कि वही रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट की इवैल्यूएशन में जो डिस्काउंट रेट इस्तेमाल करना होना है तो वो भी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, और कितना हम डेट यूज करें और कितनी हम इक्विटी यूज करें, यानी कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन में भी हमें इस चीज को जहन में रखना है कि हमारे पास कॉस्ट ऑफ डेट क्या है एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है। तो इसी बैकड्रॉप में हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल को डिस्कस करना शुरू किया था पिछले लेक्चर में, और हमने कहा कि उसके दो मेन एरियाज हैं या दो मेन कंपोनेंट्स हैं। एक है हमारा इक्विटी का कंपोनेंट एंड दूसरा है डेट का कंपोनेंट। तो हमने शुरू किया था लेक्चर विद द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इक्विटी में जब हम बात करते हैं कि हमारी इक्विटी की वर्थ क्या है इन टर्म्स ऑफ टुडे, तो ऑफ कोर्स हमारे जो रिलेटेड कैश फ्लोज हैं इन फ्यूचर उन्हीं को हमने डिस्काउंट बैक करना है। इक्विटी से रिलेटेड जो कैश फ्लोज हैं वो डिविडेंड्स हैं। अब डिविडेंड का जो है फॉर श्योर हमें पता नहीं होता कि ये फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड आएगी, तो वी नीड टू मेक सर्टेन अजम्पशंस। तो इस सिलसिले में हमारे पास एक मॉडल था वैल्यूएशन ऑफ द कॉमन स्टॉक में, जिसको हमने कहा था कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल। तो कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल को यूज करते हुए हमने जो है वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कैलकुलेट करना चाहा, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी को हमने डिफाइन इस तरह किया कि RE सबस्क्रिप्ट कैपिटल लेटर E स्टैंड्स फॉर द इक्विटी and RE is the cost. So R subscript E basically is the cost of equity. And based on that constant growth model, we said RE is equal to D1 over P naught, where D1 is equal to D naught into 1 plus T. What is D naught? कि हमारी जो dividend payment हुई है as of the current year. G basically is the growth rate in dividends, and then overall जो हमारा impression था that was RE is equal to D1 over P naught plus G, again adding into it the growth rate. तो इस सिलसिले में जब हम required rate of return को देखते हैं तो वो required rate of return becomes the cost of equity. The only problem is कि growth rate कहाँ से आए। तो ग्रोथ रेट के लिए द एस्टिमेट ऑफ द ग्रोथ रेट दे कैन बी मेड अवेलेबल, एंड देन बेस्ड ऑन दैट वी कैन यूज दैट
estimated value as the growth rate. Number 2 में ये है कि we can also look at the historical data कि over a certain period of time एक फर्म ने कितने डिविडेंड्स जो है वो पे किए हैं, तो इन डिविडेंड में जितनी चेंज आई है उसकी परसेंटेज जो है दैट रिप्रेजेंट द ग्रोथ रेट इन डिविडेंड। तो या हम हिस्टोरिकल डेटा यूज कर लें या हम फोरकास्टेड वैल्यू ऑफ द जी ले लें एंड देन वी कैन कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द इक्विटी। फिर उसके बाद आई हमारे कॉस्ट ऑफ डेट। डेट में जो है बेसिकली हमारे पास फ्यूचर कैश फ्लोज जो है वो गिवन होते हैं, इसलिए उसमें एज सच अगर हम वैल्यूएशन का मेथड भी यूज करें तो वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट डेट डिस्काउंट रेट जो कि उन कैश फ्लोज को डिस्काउंट करेगा। लेकिन इसका सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका ये है कि कॉस्ट ऑफ डेट के कि अगर हमारे पास एक एग्जिस्टिंग बॉन्ड इशू है तो हम उसको क्या करेंगे कि एग्जिस्टिंग बॉन्ड इशू को देखेंगे कि जिस बॉन्ड रैंकिंग में एग्जिस्टिंग इशू है, यानी बॉन्ड रैंकिंग है हमारी फॉर एग्जांपल AA, तो कंपेरेबल रिस्क रिटर्न की कैटेगरी AA के जो बॉन्ड इस वक्त नए इशू हो रही हैं उनके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है दैट बिकम्स द कॉस्ट ऑफ डेट फॉर दैट पर्टिकुलर इशू। अगर हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ डेट की तो हम वो इजीली जो है वो ले सकते हैं, लेकिन अगर एक फर्म जो है उसके पास मोर देन वन इशू है तो हर इशू की अलग-अलग कॉस्ट हमें लेनी पड़ेगी एंड देन विल टेक द एवरेज आउट ऑफ इट। इसके साथ हमारे पास आ जाती है कॉस्ट ऑफ द प्रेफर्ड स्टॉक। प्रेफर्ड स्टॉक इज अ हाइब्रिड सिक्योरिटी कि इट हैज सम ऑफ द फीचर्स ऑफ द कॉमन स्टॉक एंड इट हैज सम ऑफ द फीचर ऑफ द बॉन्ड। अब कॉमन स्टॉक और बॉन्ड की कॉम्बिनेशन से हमारे पास एक परपेचुइटी आ जाती है इन द फॉर्म ऑफ द प्रेफर्ड स्टॉक जो कि हमें फिक्स्ड अमाउंट देती है फॉर एवर। तो उसमें भी हमने वैल्यूएशन ही का फार्मूला यूज किया और हमने ये कहा कि इफ वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि आरपी यानी कॉस्ट ऑफ द प्रेफर्ड स्टॉक क्या है तो दैट विल बी सिंपली इक्वल टू व्हाट कि हमारे उनके डिविडेंड डिवाइडेड बाय द प्राइस ऑफ द प्रेफर्ड स्टॉक, और वो प्राइस जो होगी दैट विल बी द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द प्रेफर्ड स्टॉक। हैविंग डन दैट, अब हमारे पास क्या चीजें आ गई, वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, we are talking about the cost of the debt and we have talked about the cost of the preferred stock. अब सवाल ये पैदा होता है कि once we have calculated the cost of equity, debt and preferred stock, तो overall cost of capital हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें जो है वो वेट्स कैलकुलेट करने पड़ते हैं कि वेट जो है हर पोर्शन का, यानी कि इक्विटी का कितना है, डेट का कितना है एंड प्रेफर्ड स्टॉक का कितना है। तो सबसे पहले हम वैल्यू ऑफ द कॉमन स्टॉक लेंगे एंड देन उसमें वैल्यू ऑफ डेट लेंगे एंड फाइनली उसमें वैल्यू ऑफ द प्रेफर्ड स्टॉक लेंगे। इन सारों को जब एड अप कर लेंगे दैट विल बी द टोटल वर्थ ऑफ दैट पर्टिकुलर बिजनेस, और उसमें हम लेंगे इक्विटी एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल वर्थ, देन डेट एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल वर्थ। अब हमारे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी आ गई, उसका वेट भी आ गया, कॉस्ट ऑफ डेट आ गई, उसका वेट आ गया, कॉस्ट ऑफ द प्रेफर्ड स्टॉक और उसका वेट आ गया। बट देयर इज वन मोर थिंग एंड दैट पर्टिकुलर थिंग इज रिलेटेड टू द टैक्सेस। आपको याद होगा कि जब हम बात कर रहे थे कैश फ्लोज की, कैपिटल बजटिंग के ही कॉन्सेप्ट में, तो हमने ये कहा था कि हमारे वो जो कैश फ्लोज हैं वो होने चाहिए आफ्टर टैक्स कैश फ्लोज, कि हमारे जो रेलेवेंट कैश फ्लोज है दे शुड बी द आफ्टर टैक्स कैश फ्लोज। और उसमें हमने ये कहा था कि जो भी कंपनी जो है वो डेट लेती है उसके ऊपर टैक्स डिडक्शन होती है, कि इंटरेस्ट जो है दैट इज टैक्स डिडक्टेबल, जबकि डिविडेंड पेमेंट टू द कॉमन स्टॉक जो है दैट इज नॉट टैक्स डिडक्टेबल। इसलिए जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं कॉस्ट भी, तो हमें ये टैक्स की कंसिडरेशन को जहन में रखना चाहिए। तो ओवरऑल जब हम टैक्स की ट्रीटमेंट करते हैं तो वी नीड टू लुक एट कि हमारे पास अगर 1 मिलियन का लोन लिया है और इंटरेस्ट रेट जो है वो 9% है, तो 1 मिलियन का 9% 90,000 जो है हमारे पास 900,000, वो हमें जो है वो टैक्स की कंसिडरेशन में डिडक्ट करना चाहिए और उसके बाद जो है हमें कैलकुलेशंस जो है वो करनी चाहिए। इसलिए जब हम देखेंगे कि हमारा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर जब हम कॉस्ट ऑफ डेट की बात करेंगे तो RD इफ दैट इज द कॉस्ट ऑफ डेट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस द टैक्स रेट। तो अभी इसी बैकग्राउंड के साथ हम शुरू करते हैं
और हम बात करेंगे अब, क्योंकि हमने सारे पीसेस जो हैं वो इकट्ठे कर लिए हैं. नाउ वी आर कमिंग टू द पॉइंट जहां पे वी आर गोइंग टू पुट ऑल ऑफ दीज पीसेस टुगेदर एंड वी विल बी इन अ पोजीशन टू कैलकुलेट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. अब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए हमें जो बिट्स एंड पीसेस चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो सारी हमारे पास मौजूद है. वी नीड द टोटल वर्थ ऑफ द कंपनी, यानी सबकी मार्केट वैल्यूज एड अप कर लेंगे, कॉमन स्टॉक की, प्रेफर्ड स्टॉक की और डेट की, और उसको ले लेंगे एज अ रेशियो. तो वो हमारे पास आ जाएंगे वेट्स. फिर हमारे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी वी हैव कैलकुलेटेड, एंड देन कॉस्ट ऑफ डेट, आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट एंड द कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक. तो इसको अगर करें तो फॉर्मली हाउ वी आर गोइंग टू राइट डाउन, विल से टू कैलकुलेट द फर्म्स ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल वी मल्टीप्लाई द कैपिटल स्ट्रक्चर्स विद द एसोसिएटेड कॉस्ट एंड एड अप द pieces. The result is called the weighted average cost of capital या WACC. So WACC is equal to E divided by V, where E is the market value of equity and V is the total value of the business, multiplied by RE. RE is the cost of equity, plus D, which is the value of the debt, divided by the total value of the business V, multiplied by RD. RD is the cost of debt and that is the pre-tax. इसलिए हम उसको multiply कर रहे हैं by 1 minus TC in order to take care of the taxes. So RD into 1 minus TC is the after tax cost of debt. By the way, इस फार्मूला में हमने ये अज्यूम किया है कि हमारे पास जो टोटल वर्थ है बिजनेस की, उसको या टोटल एसेट जो है बिजनेस की, उसको हमने फाइनेंस किया है इक्विटी और डेट से ही, एंड प्रेफर्ड स्टॉक जो है वो कंपनी ने इशू नहीं किए. तो इस सिलसिले में ओवरऑल अगर हम बात करें तो WACC इज द ओवरऑल रिटर्न द फर्म मस्ट अर्न ऑन इट्स एग्जिस्टिंग एसेट्स टू मेंटेन द वैल्यू ऑफ द स्टॉक. अब इस वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल की इंटरप्रिटेशन क्या है कि ये एक ऐसा रिटर्न है जो फर्म को अर्न करना जरूरी है इन ऑर्डर टू कीप द वैल्यू ऑफ इट्स एसेट्स. क्योंकि जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजर की, तो हम ये कहते हैं कि वेदर द फाइनेंशियल मैनेजर शुड मेक अ डिसीजन और शुड जस्ट सिंपली रिजेक्ट अ प्रपोजल और एक्सेप्ट अ प्रपोजल. तो उसमें सबसे जो हमारे पास बैकड्रॉप में इंफॉर्मेशन होती है, जो ऑब्जेक्टिव होता है, वो हमेशा होता है कि अ डिसीजन शुड बी मेड सो दैट कि डिसीजन शुड एड अप इन द वैल्यू ऑफ द फर्म. या इसको सिंपली अगर हमने कहना हो तो हमारे कोई भी डिसीजन जब फर्म लेती है तो शेयर्स की वैल्यू जो है वो बढ़नी चाहिए और ओवरऑल हमारे बिजनेस की वैल्यू जो है वो भी बढ़नी चाहिए. मिनिमम क्या होगा ब्रेक इवन पे कि वो वैल्यू शुड नॉट बी डिक्लाइनिंग, इट शुड रिमेन एज इट इज. तो हमारा ये वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी हमें एक ऐसा रेट देता है कि जिससे हमारे ओवरऑल फर्म के एसेट की वैल्यू जो है वो मेंटेन रहे, वो कम ना हो, ज्यादा जरूर हो जाए लेकिन उसको कम नहीं होना चाहिए. इसको हम एक और तरह से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कि इट इज आल्सो द रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन एनी इन्वेस्टमेंट बाय द फर्म that have the same risk as existing operations. So for evaluating the cash flows, a proposed expansion project, this is the discount rate to be used. कि अब ये हमारे फर्म का स्पेसिफिक डिस्काउंट रेट है. इसलिए अगर हम कोई नया प्रोजेक्ट अंडरटेक करना चाहते हैं तो उसको डिसीजन मेकिंग के लिए हम क्या करते हैं कि कैश फ्लोज को डिस्काउंट करते हैं और फिर हम अगर एनपीवी पॉजिटिव हो तो एक्सेप्ट करते हैं और अगर एनपीवी नेगेटिव हो तो हम उसको रिजेक्ट कर लेते हैं. इसलिए वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी अगर हमने एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस को एक्सपेंड करना है और ऐसा कोई प्रोजेक्ट अंडरटेक करना है तो हम क्या करेंगे कि उस प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करने के लिए रेलेवेंट हमारा डिस्काउंट रेट क्या होगा, द फर्म्स ओवरऑल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. अब अगर हम प्रेफर्ड स्टॉक को भी इंक्लूड कर लें कि अभी तक तो हमने ये कहा कि फर्म जो है वो डेट और इक्विटी से फाइनेंस करती है. सपोज देयर इज अ सिनेरियो कि फर्म जो है वो प्रेफर्ड स्टॉक भी इश्यू करती है, तो अब हमारा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है उसके 3 कंपोनेंट होंगे कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी मल्टीप्लाइड बाय इक्विटी वेट प्लस आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट मल्टीप्लाइड बाय द कॉस्ट ऑफ डेट प्लस
the cost of preferred stock multiplied the weight of the preferred stock. So that we have reflected on this slide. For the firm using preferred stocks in its capital structure, the weighted average cost of capital would be WACC is equal to E divided by V. So that is the weight for the equity multiplied by RE, cost of equity, plus P divided by V, that is the weight of the preferred stock, multiplied by RP, the cost of preferred stock, plus D divided by V is the weight for the debt, multiplied by RD into 1 minus TC, and that is the after tax cost of debt. इन सबको जब हम एड अप करेंगे तो दैट विल गिव अस द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. अब इसी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल उसकी कैलकुलेशन को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं. एंड फॉर दैट वी से कि सपोज देयर इज अ कंपनी एंड द कंपनी वांट्स टू रेनोवेट इट्स वेयरहाउस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. द प्लान विल कॉस्ट $50 million and is expected to save $12 million per year after the taxes over next 6 years. The company has a target debt ratio of 1/3, which means that the E over V is 75% and D over V is 25%. क्योंकि अगर टोटल 4 हैं तो उनमें से 1 जो है that is for the debt and 3 जो है that is for the equity. So इसमें हम क्यों वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो कैलकुलेट करना चाहते हैं, क्योंकि अभी हमने ये कहा कि अगर फर्म जो है अपने एग्जिस्टिंग ऑपरेशन को एक्सपेंड करना चाहें तो अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट जो है वो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है. इसलिए हम एक्सपेंशन से रिलेटेड जितने हमारे कैश फ्लोज हैं वो हमने यहाँ किए और अब हम कैलकुलेट करेंगे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल टू डिस्काउंट देम एंड देन विल ट्राई टू फाइंड आउट कि एनपीवी पॉजिटिव है तो विल से यस टू द एक्सपेंशन, और अगर एनपीवी नेगेटिव है तो विल सिंपली रिजेक्ट इट. सो द कंपनी हैज अ कॉस्ट ऑफ डेट ऑफ 10% and a cost of equity of 20%. Assuming a tax rate of 34%, should the company go for the project? तो इसमें अब क्या होगा कि हमारा पहला स्टेप होगा कि आप वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो कैलकुलेट करें, बिकॉज दैट इज गोइंग टू सर्व एज द डिस्काउंट रेट. और वंस वी हैव द डिस्काउंट रेट, फिर हमारे जो रिलेटेड कैश फ्लोज हैं हम उनको डिस्काउंट करेंगे यूजिंग दैट डिस्काउंट रेट. वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए है दैट इज द परसेंटेज ऑफ द डेट इनटू द आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट प्लस द परसेंटेज ऑफ इक्विटी इनटू द कॉस्ट ऑफ इक्विटी. एंड दैट इंफॉर्मेशन इज गिवन. सो इफ वी गो फॉर द कैलकुलेशन, व्हाट डू वी हैव? द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज WACC is equal to E over V, weight of the equity multiplied by the cost of equity RE, plus D over V is the weight of the debt multiplied by RD into 1 minus TC, that is the after tax cost of debt. So we have 0.75 multiplied by 20% plus 0.25 multiplied by 10% into 1 minus 0.34 because our tax rate is 34%, and that is equal to 16.65%. अब हमारे पास जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है दैट इज कैलकुलेटेड एज 16.65%. तो हमारे पास जो अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट है दैट इज 16.65%. हमारे पास कैश आउटफ्लो क्या है कि इनिशियली हमारी एक्सपेंशन जो है उस पर कितना खर्चा आएगा, दैट इज 50 million वी सेड. तो -50 एज ऑफ टुडे, और उसको हमें डिस्काउंट बैक नहीं करना है. उसके बाद हमारे पास 12 million है फॉर द नेक्स्ट 6 years. पर ईयर जो है 12 million फॉर द नेक्स्ट 6 year, विच मीन्स के इट इज अ काइंड ऑफ एन्युटी. 6 साल की एन्युटी है और 6 साल की एन्युटी को हमने डिस्काउंट बैक करना है बाय यूजिंग अ डिस्काउंट रेट ऑफ 16.65%. एंड दैट वी हैव डन दैट ऑन दिस स्लाइड. कि नाउ द एनपीवी विल बी net present value is equal to -50 plus 12 over 1 plus weighted average cost of capital for time period 1, and we have to repeat it for 6 time periods. लेकिन क्योंकि हमने जैसे मैंने अभी कहा है कि हमारे जो कैश फ्लोज हैं इक्वल कैश फ्लोज हैं फॉर द कमिंग 6 years, इसलिए हम इसको जो है एन्युटी की शक्ल में लेके एन्युटी का फार्मूला लगा के डिस्काउंट बैक कर सकते हैं. So since the cash flows are in the form of an ordinary annuity, we can calculate this NPV using 16.65% as the discount rate.
and our calculations will look like something this कि NPV is equal to -50 plus 12 multiplied by 1 minus 1 over 1 plus 0.1665 to the power 6 over 0.1665. ये हमारा एग्जैक्टली वही फार्मूला है जो एन्युटी का हम पहले यूज करते चले आए हैं, जिसमें हमने कहा था 1 minus 1 over 1 plus r to the power t divided by r. तो हमारे पास अब NPV जो है दैट इज कैलकुलेटेड एज -50 plus 12 into 3.6222 and that is equal to -6.53 million. तो अब हमारे पास जो NPV हमने कैलकुलेट की है दैट इज अ नेगेटिव नंबर ऑफ 6.53 million. नेक्स्ट क्वेश्चन इज शुड वी अंडरटेक द एक्सपेंशन प्रोजेक्ट और नॉट. बेस्ड ऑन दिस कैलकुलेशन हमारे पास जो कैलकुलेटेड NPV है वो नेगेटिव है, इसलिए द आंसर ऑफ कोर्स शुड बी रिजेक्ट द एक्सपेंशन प्रोजेक्ट. So the negative NPV means that the financial market of superior projects in the same risk class, so the project should be rejected. तो ओवरऑल जब हमने इसकी कैलकुलेशन की NPV नेगेटिव आ गई, एक तो हम ये कहते हैं स्ट्रेट फॉरवर्डली कि हम उसको रिजेक्ट कर दें प्रोजेक्ट को. दूसरी तरफ ये भी है कि इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करने का मतलब ये है कि जो मार्केट में सिमिलर रिस्क कैटेगरी के प्रोजेक्ट थे दे आर गिविंग बेटर रिटर्न एज कंपेयर टू दिस प्रोजेक्ट, इसलिए हमें इसको जो है वो स्क्रैप कर देना चाहिए. अब इसी कॉन्सेप्ट को वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट करने एंड द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिटरमिन करने के लिए फर्म की वी विल टेक अ कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल. तो एग्जांपल में जो गिवन इंफॉर्मेशन है दैट वी हैव रिफ्लेक्टेड ऑन दीज 2-3 स्लाइड्स कि EMN कॉर्पोरेशन हैज 77.3 मिलियन शेयर्स ऑफ स्टॉक्स आउटस्टैंडिंग. कि टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स जो है हमारे पास वो हैं 77.3 मिलियन. द बुक वैल्यू पर शेयर इज 17.62 बट द स्टॉक एक्चुअली सेल्स फॉर 45.41 पर शेयर. बुक वैल्यू पर शेयर इज लोअर देन द मार्केट वैल्यू, सो इट्स अ प्रॉफिटेबल बिजनेस और उसकी जो पर शेयर मार्केट प्राइस है दैट इज हायर देन द बुक वैल्यू पर शेयर. देन द टोटल इक्विटी इज अबाउट 1.36 बिलियन ऑन अ बुक वैल्यू बेसिस. अब हमने ये किस तरह कैलकुलेट की है. द गिवन इंफॉर्मेशन इज कि हमारे पास 77.3 मिलियन शेयर्स हैं एंड पर शेयर बुक वैल्यू जो है दैट इज 17.62. तो 77.3 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 17.62 इज गिविंग अस 1.36 बिलियन बुक वैल्यू ऑफ द इक्विटी, बट इट इज क्लोजर टू 3.51 बिलियन ऑन अ मार्केट वैल्यू बेसिस. तो मार्केट वैल्यू के लिए हमने क्या किया, वी हैव 77.3 मिलियन शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय द मार्केट वैल्यू पर शेयर इज 45.41. सो इन टोटल वी हैव 3.51 बिलियन ऑन अ मार्केट वैल्यू बेसिस. EMN paid 1.76 per share in dividends last year and analysts estimate this dividend to grow by 7% through next 5 years. अब इस स्लाइड पे हमने सारी रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी है अबाउट द इक्विटी. हमें ये इंफॉर्मेशन चाहिए फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कि हमारे पास टोटल वर्थ कितनी थी मार्केट में इसकी शेयर्स की, और इसमें बुक वैल्यू बेसिस पे भी और मार्केट वैल्यू बेसिस पे भी, एंड दैट वी विल बी यूजिंग इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द वेट्स. और फिर उसके बाद हमें ये चाहिए कि हमारे RE या कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है. तो RE या कॉस्ट ऑफ इक्विटी में हम वही कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल लगाएंगे और हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो दैट इज अबाउट द D नॉट कि कितना डिविडेंड पे किया कंपनी ने एंड प्लस G विच इज द ग्रोथ रेट. तो वो दोनों हमने ये कहा कि ग्रोथ रेट बी अज्यूम के 7% है, एनालिस्ट ने जो हमें एस्टिमेट दिया है, एंड देन डिविडेंड जो है वो भी अमाउंट हमें मौजूद है. तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द RE. So the estimated cost of equity using dividend growth model is thus RE is equal to 1.76 multiplied by 1 plus 0.07 because growth rate we have taken from the analyst estimate that is 7% divided by 45.41 and that is the market price per share plus 0.07 which is G or the growth rate and that is equal to 0.1115 or 11.15%. So we have calculated our cost of equity as 11.15%.
अब दूसरी तरफ हमारा सेकंड कंपोनेंट क्या है? द सेकंड कंपोनेंट इज द डेट. सो नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ डेट. तो उसके लिए EMN has 4 long-term bond issues that account for essentially all of its long-term debt. To calculate the cost of debt, we will have to combine these 4 issues by computing a weighted average. So the basic information as in year 2005 is as follows. कि हमारे पास इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म डेट के 4 मुख्तलिफ इश्यूज हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, उन मुख्तलिफ इश्यूज की कॉस्ट लेके वेटेड एवरेज कॉस्ट विल बी द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ डेट, एंड उसके बाद वी विल मेक एन एडजस्टमेंट फॉर द टैक्सेस एज वेल. सो द गिवन डेटा सेट इज रिफ्लेक्टेड ऑन दिस स्लाइड. स्लाइड में वी हैव द फर्स्ट कॉलम एज द कूपन रेट 6.375% for the first issue, and that issue will mature in year 2007. Book value or the face value in millions, that is 496 million, and price as a percentage of the par is 102.375, and the yield to maturity is 4.857. The second issue, coupon rate is 7.25, maturity is in the year 2027, and the book value is 496, and the price as a percentage of par is 102.007, and the yield to maturity is 7.067. Coupon rate for the third issue is 7.625, maturity 2027, book value or the face value in million is 200, and the price as a percentage of par is 113.045, and 6.502 is yield to maturity. And finally for the last issue 7.60, and with maturity of 2030, book value in millions 297, and price as a percentage of par is 101.00, and the yield to maturity is 7.509. Ab in order to calculate the weighted average cost of debt, we take the percentage of the total debt represented by each issue and multiply by the yield on that issue. यानी हमारे पास ये जो 4 इश्यूज थे, हम उनकी जो है परसेंटेज इन टोटल डेट लेंगे, यानी उसका वेट कितना था या शेयर कितना था, और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसकी यील्ड टू मैच्योरिटी से, और उसकी एवरेज लेंगे फॉर कैलकुलेटिंग द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ डेट. वी देन ऐड टू गेट द ओवरऑल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ डेट. फॉर कंपैरिजन पर्पसेस वी यूज बोथ बुक वैल्यू एंड द मार्केट वैल्यूज. यानी कि अब हमारे पास जो गिवन डेटा सेट था उसमें हमारे पास बुक वैल्यू भी है और हमारे पास मार्केट वैल्यू भी है, इसलिए अब हम कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेट करेंगे, और वो होगी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ डेट. एक होगी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ डेट यूजिंग द मार्केट वैल्यू ऑफ द डेट, और दूसरी होगी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ डेट यूजिंग द बुक वैल्यू ऑफ द डेट. एंड दैट वी हैव रिफ्लेक्टेड ऑन दिस स्लाइड कि कूपन रेट्स आर द सेम, एंड देन फर्स्ट वी हैव द बुक वैल्यू. The information on the book value is the same, 496, 200 and 297 million. अब इसमें अब हम वेट करते हैं कि परसेंटेज ऑफ द टोटल. In order to calculate the weight, what we have done is कि we have added the column number 2. So column number 2 में हमारे पास जो टोटल का कॉलम है, that gives us the total of the book value of all the 4 issues, and that is 1489. So for the first issue, we take 496 divided by 1489 gives us 33%. Then for the second issue, 496 divided by 1489 gives us 33% or 0.33. Then for the third issue, 200 book value divided by 1489 gives us a percentage of total 0.13 or 13%. And then the fourth issue, 297 book value divided by 1489 gives us 20% or 0.20. And by the way, जब हम ऐड करते हैं कॉलम नंबर 3 को, the total is adding up to 1. That means कि हमारा जो टोटल था 1489 का, वो इस परसेंटेज में जो है 4 मुख्तलिफ इश्यूज पे जो है वो डिवाइड हो गया है. अब हम यही कैलकुलेशन करेंगे, बट what we are going to use now is the market value instead of the book value. So market value total in millions जो है for the first issue, हमारे पास market value है 507.8 million. For the second issue, market value is 506 million. Third issue 226.1 million, and the fourth issue 300 million.
इन चारों को एड अप करें तो मार्केट वैल्यू ऑफ द डेट दैट इज फॉर ऑल द 4 इश्यूज इज 1539.8। अब इस टोटल मार्केट वैल्यू को लेके हम कैलकुलेट करना चाहेंगे परसेंटेज शेयर। तो परसेंटेज शेयर के लिए फॉर द फर्स्ट इश्यू वी टेक 507.8 divided by the total of 1539.8 that gives us 0.33 or 33%. Then 506 divided by 1539 that gives us again 0.33 or 33%. And then 226.1 divided by 1539.8 gives us 0.15 or 15%. And finally fourth issue जो है that will give us 300 divided by 1539.8 and 19%. जब हम इनको add up करते हैं तो total is again adding up to 1 or 100%. अब हमारे पास given है yield to maturities, तो हम क्या करेंगे कि हर एक का percentage share multiplied by the yield to maturity. पहले book value के लिए हम करते हैं, तो for book value we have 0.33 that is the percentage share multiplied by yield to maturity 4.857 and that gives us a book value of 1.62%. Then we do the same for the second issue and that gives us 0.33 multiplied by 7.067 that is 2.35%. Then 0.13 multiplied by 6.502 and that gives us 0.87%. And finally 0.20 multiplied by 7.509 gives us 1.50. तो जब हम इस कॉलम को ऐड करते हैं बुक वैल्यूज परसेंटेजेस के तो दैट गिव्स अस 6.34%. अब 6.34% इज व्हाट? इट बेसिकली इज द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ डेट फॉर ऑल द 4 इश्यूज. अगर हम बुक वैल्यू को यूज करें तो हमारी कॉस्ट ऑफ डेट जो है दैट इज 6.34%. अब वी डू द सेम थिंग बट नाउ वी आर गोइंग टू यूज द मार्केट वैल्यू. सो मार्केट वैल्यूज की बेसिस पे for the first issue the percentage share is 0.33 and multiplied by yield to maturity gives us 1.62%. Then for the second issue 0.33 multiplied by 7.067 gives us 2.32%. Then for the third issue we have the percentage share that is 0.15 and multiplied by yield to maturity of 6.502 gives us 0.95. And finally for the fourth issue percentage share is 0.19 multiplied by 7.509 gives us 1.46%. अब जब हम इस आखिरी कॉलम को एड अप करते हैं 1.60 plus 2.32 plus 0.95 and 1.46 we get a number 6.34%. Now 6.34% basically is the cost of debt. अब हम क्या देख रहे हैं कि जब हम मार्केट वैल्यू यूज करते हैं तब भी हमारी कॉस्ट ऑफ डेट जो है 6.34% है और जब बुक वैल्यू यूज करते हैं तब भी हमारी कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो 6.34% है. बट दिस डज नॉट नेसेसरीली मीन्स कि हमारी हमेशा जो है बुक वैल्यू या मार्केट वैल्यू को यूज करते हुए सेम कॉस्ट ऑफ डेट आएगी. इंसिडेंटली हमारी टोटल डेट जो था उसकी वर्थ मार्केट में भी और बुक्स में भी अप्रॉक्सीमेटली क्लोज थी, इसलिए हमारी कॉस्ट ऑफ डेट जो है दैट हैज कम अप टू 6.34% which is the same for both market value and the book value use. As these calculations show for EMN whether market values or book values are used, cost of debt remains 6.34%. What is the reason? This is because market values and book values are similar and EMN has no preferred stock. अब हमने ये भी अज्यूम कर लिया कि जब हमने कैलकुलेट की है कॉस्ट ऑफ डेट एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी, प्रेफर्ड स्टॉक हमारे पास नहीं है. अब जब हमारे पास कॉस्ट ऑफ डेट भी आ गई, कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी हो गई, तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? तो हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि वी विल ट्राई टू कैलकुलेट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. अब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हमारे पास 2 ही कंपोनेंट है. एक कंपोनेंट है इक्विटी का और दूसरा कंपोनेंट है डेट का. इक्विटी की कॉस्ट हमने कैलकुलेट कर ली है और इक्विटी की भी हमने 2 बेसिस पे कैलकुलेट की है, एक मार्केट वैल्यू और एक बुक वैल्यू.
और जब हम वो कैलकुलेट करेंगे तो डेफिनेटली हमारी कैलकुलेशन फॉर द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो फर्क होगी। दूसरी तरफ जब हम डेट की बात करते हैं तो चाहे हम बुक वैल्यू लें या मार्केट वैल्यू लें, दोनों ही सूरत हाल में हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ डेट है दैट रिमेन्स द सेम 6.34%। बट वी नीड टू मेक एन एडजस्टमेंट इनटू दिस कैलकुलेशन, और वो एडजस्टमेंट ये है कि हमारी कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो आफ्टर टैक्स होनी चाहिए। Now to calculate the weighted average cost of capital for EMN on book value basis, we have the following information. कि book value में हमारे पास है EMN's equity is worth 1.362 billion, EMN's debt is worth 1.489 billion and the total value is 2.851 billion. हमारे पास दो कंपोनेंट हैं और दोनों की हमने बुक वैल्यू रिपोर्ट की एंड देन टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म जो है वो भी हमने कैलकुलेट की। ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम वेट्स जो है वो कैलकुलेट करेंगे कि इक्विटी का वेट कितना है और डेट का वेट कितना है। और उसमें अगर इफ यू ट्राई टू रिकॉल हमारे पास फार्मूला क्या है कि वेट ऑफ द इक्विटी जो है दैट इज इक्वल टू इक्विटी डिवाइडेड बाय वी विच इज द टोटल वर्थ, एंड वेट ऑफ द डेट क्या होगा कि डेट डिवाइडेड बाय वी which is the basically debt divided by the total worth. So if we do that, we have E divided by V is equal to 1.362 billion divided by 2.851 billion, and that is equal to 0.48 or 48%. D divided by V is equal to 1.489 billion divided by 2.851 billion and that is 52%. अब अगर हम इन दोनों को एड अप करें 48% एंड 52% दे विल एड अप टू 100%। कि 52% जो है एसेट जो है वो फाइनेंस हुए हैं हमारे इक्विटी से एंड 48% जो है वो फाइनेंस हुए हैं हमारे डेट से। अब हमारे पास वेट्स भी हैं एंड कॉस्ट भी हैं और इन सबको यूज करके वी आर रेडी टू कैलकुलेट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। So assuming a tax rate of 34%, EMN's weighted average cost of capital will be WACC, weighted average cost of capital, is equal to E over V, which is the percentage share of equity in the total worth of the business, or the weight of equity, multiplied by RE, RE is the cost of equity, plus D divided by V, that is the percentage share of debt in the total worth, multiplied by RD into 1 minus TC. So RD into 1 minus TC is the after tax cost of debt, and that is equal to 0.48 as calculated on the previous slide, which is the weight for the equity, multiplied by 11.15%. ये हमने 11.15% आपको याद होगा कि हमने कैलकुलेट किया था यूजिंग द कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल, और उसमें हमने ये कहा था कि जी वाज 7%, हमारे पास डिविडेंड दिया हुआ था एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंफॉर्मेशन मार्केट प्राइस भी हमारे पास मौजूद थी, वी कैलकुलेटेड कि हमारे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो क्या होगी, एंड दैट कॉस्ट ऑफ इक्विटी वाज 11.15% प्लस 0.52 ये हमने वेट कैलकुलेट किया है ऑफ डेट 52%, मल्टीप्लाइड बाय 6.34%। वो अभी हमने 4 इश्यूज जो थे डेट के 4 बॉन्ड इश्यूज थे उनको यूज करते हुए बुक वैल्यू के बेसिस पे हमने कैलकुलेट किया था कि हमारी कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो 6.34% होगी। और अब हमने एज्यूम किया है कि हमारा टैक्स रेट 34% होगा, तो वी नीड टू मल्टीप्लाई 6.34% इनटू 1 माइनस 0.34। सो ओवरऑल व्हाट वी हैव हियर इज 7.53% इज द वेटेड एवरेज cost of capital when we are using the book value. जब इक्विटी की हमने कैलकुलेशंस की थी तो उसमें हमने ये देखा था कि हमारे पास बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में फर्क था, क्योंकि हमारी मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर जो है वो बढ़ गई थी एज कंपेयर टू द वन विच इज रिपोर्टेड ऑन द बुक और द बुक वैल्यू पर शेयर। लेकिन जब हमने डेट को की कॉस्ट कैलकुलेट की थी ऑन द बेसिस ऑफ बोथ बुक वैल्यू एंड द मार्केट वैल्यू, हमारी कॉस्ट ऑफ डेट जो है दैट रिमेन्ड एज एट 6.34%। तो इसलिए जब हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करते हैं तो पहले अभी जो हमने कैलकुलेशंस की हैं दे वर बेस्ड ऑन द बुक वैल्यू,
अब हम सेम कैलकुलेशन करेंगे बेस्ड ऑन द मार्केट वैल्यू. सो नाउ टू कैलकुलेट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर EMN on market value basis, we have the following information. कि EMN's equity is worth 3.510 billion market value basis पे. EMN's debt is worth 1.540 billion and the total value is, if we add up both of these 3.510 plus 1.540, that gives us 5.050 billion. अब using this information हम weights calculate करेंगे. So we'll try to calculate कि E over V क्या है या percentage share of the equity in financing the asset क्या है. So that we have calculated as E divided by V is equal to 3.510 billion divided by 5.050 billion is equal to 0.70 कि 70% of the total assets are financed by equity as per the market information. D divided by V, that is the percentage share of the debt, that is equal to 1.540 billion divided by 5.50 billion is equal to 0.30. तो आपने देखा कि फर्क क्या है कि जब हमने बुक वैल्यू यूज की तो 52% शेयर था हमारी इक्विटी फाइनेंस का, जब हमने मार्केट वैल्यू यूज की तो 70% शेयर है. और इसी तरह डेट जो है उसका शेयर जब हमने डेट बुक वैल्यू यूज की थी तो दैट वाज ओनली 48%, हायर देन अगर हमने मार्केट वैल्यू यूज की है तो दैट इज मार्केट वैल्यू जो है वो हमारी 30% की है. अब इन्हीं वेट्स को 70% और 30% के वेट्स को यूज करते हुए वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. सो अज्यूमिंग अ टैक्स रेट ऑफ 34%, EMN's weighted average cost of capital is कि weighted average cost of capital is equal to E divided by V, that is percentage share of the equity multiplied by the cost of equity, plus D divided by V, that is the percentage share of the debt in total assets multiplied by RD into 1 minus TC. So RD is the cost of debt और ये हमने cost of debt जो use करनी है यहाँ पे that is while using the market value of the 4 bond issues. But incidentally हमारे इस example में जब हमने कैलकुलेट की थी डेट तो चाहे हमने बुक वैल्यू यूज की या मार्केट वैल्यू यूज की, दोनों ही सूरत-ए-हाल में हमारा कॉस्ट ऑफ डेट जो है दैट वाज 6.34%. सो 6.34% इज रिपोर्टेड हियर मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस TC. TC इज बेसिकली द टैक्स रेट. अब हम 1 माइनस TC क्यों करते हैं? बिकॉज हमारा जो डेट है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है या जो उसकी कॉस्ट है दैट इज टैक्स डिडक्टेबल. इसलिए जो हम यहाँ पे ले रहे हैं दिस इज आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट. तो यूजिंग द नंबर्स हियर 70% और 0.70 मल्टीप्लाइड बाय 11.15% प्लस 0.30 मल्टीप्लाइड बाय 6.34% इनटू 1 माइनस द टैक्स रेट which is 1 minus 0.34 is equal to 9.06%. अब हमने दो मेथड यूज किए, एक में बुक वैल्यू और दूसरे में मार्केट वैल्यू. तो जब हमने बुक वैल्यू यूज की तो यूजिंग द मार्केट वैल्यू वेट्स वी गेट 9.06 as the weighted average cost of capital which is much higher than 7.53% weighted average cost of capital we get using the book value. अब इसमें सिचुएशन क्या है कि हमारी कॉस्ट ऑफ डेट एज सच वाज लोअर, चाहे हम बुक वैल्यू यूज करते या मार्केट वैल्यू यूज करते, दोनों ही सूरत हाल में हमारी कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो सेम थी 6.34%. इसलिए जो डिफरेंस पड़ रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ द कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड द परसेंटेज शेयर ऑफ द इक्विटी. जब हमने बुक वैल्यू यूज की तो उस वक्त हमारी परसेंटेज ऑफ इक्विटी जो है दैट वाज लोअर देन कि जब हमने मार्केट वैल्यू यूज की. मार्केट वैल्यू में हमारी जो इक्विटी का शेयर था दैट वाज 70% और इक्विटी की कॉस्ट इज हायर देन द डेट कॉस्ट. इसलिए वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जब हमने मार्केट वैल्यू की इंफॉर्मेशन यूज की इज हायर देन द बुक वैल्यू. इसलिए वी नीड टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि अगर हम बुक वैल्यू लेंगे और इक्विटी का वेटेज ज्यादा है देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि हमारी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो इन्फ्लेटेड रिपोर्ट हो. उसके कुछ ड्रॉबैक्स होंगे कि अगर हमारे पास सिमिलर टाइप ऑफ प्रोजेक्ट है जिसको हमने एवेल्युएट करना है तो हमने
जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट की है वो बेसिकली बिकम्स द डिस्काउंट रेट, और उसी डिस्काउंट रेट को यूज करते हुए हमने किसी भी प्रोजेक्ट को जो उसी सेम रिस्क कैटेगरी में फॉल करता है ओवरऑल बिजनेस की रिस्क कैटेगरी में, तो हम क्या करेंगे कि वी विल बी हैविंग अ पॉसिबिलिटी ऑफ कि हम उसको रिजेक्ट कर देंगे लोअर एनपीवी की बेसिस पे। सो इसलिए जब भी हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करते हैं वी नीड टू बी वेरी केयरफुल कि हम जो है वो बुक वैल्यू यूज करते हैं या मार्केट वैल्यू यूज करते हैं। प्रेफरेंस शुड ऑलवेज बी गिवन टू द मार्केट वैल्यू कैलकुलेशन। और इसी को हम समराइज करते हुए कहेंगे कि सो यूजिंग बुक वैल्यूज कैन लीड टू ट्रबल particularly if equity book values are used. EMN's market to book ratio is about 2.6. So book values significantly overstate the percentage of EMN financing that comes from debt. कि जब हम बात करते हैं debt to equity ratio की, तो debt to equity ratio जो हमारी approximately 2.6 है, और उसको जब हम overwhelmingly influence कर देंगे equity से, क्योंकि हमारी equity का share जब हम मार्केट वैल्यू यूज करते हैं तो वो 70% है, और वैसे जो है वो मार्केट वैल्यू के बगैर बुक वैल्यू में जो है दैट इज अ लोअर परसेंटेज ऑफ 52%. सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल एंड वी शुड बी अवॉइडिंग दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम. अब इसी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कंक्लूड करने से पहले मैं ये चाहूंगी कि ओवरऑल हमने अभी तक जो डिस्कशन की है हम उसको समराइज कर लें. अब कैपिटल कॉस्ट की समरी क्या है? टू बिगिन विद हमारे पास 3 कंपोनेंट जो हैं वो कैपिटल के हो सकते हैं. फाइनेंसिंग के 3 जो है हमारे पास सोर्सेज हो सकते हैं, कॉमन स्टॉक, प्रेफर्ड स्टॉक एंड डेट. इसलिए वी आर गोइंग टू डिस्कस देम वन बाय वन. तो हम शुरू करते हैं अपनी इक्विटी से कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी. कॉस्ट ऑफ इक्विटी को फाइंड आउट करने के लिए वी विल बी यूजिंग द कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल, डिविडेंड कांस्टेंट ग्रोथ इन डिविडेंड मॉडल. और वो मॉडल इफ यू ट्राई टू रिकॉल दैट वाज कि हमारा पी नॉट इज इक्वल टू D1 ओवर RE माइनस G. D1 जो है एक्सपेक्टेड फ्यूचर डिविडेंड आफ्टर 1 ईयर है एंड G इज द ग्रोथ रेट. इसी फार्मूला को हम थोड़ा सा अगर मॉडिफाई करें, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट अब जो है पी नॉट में नहीं है, we are not trying to find out the market value of the common stock, rather हमारा इंटरेस्ट है कॉस्ट ऑफ द इक्विटी फाइंड आउट करने के लिए. तो इसलिए जब हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे RE इज इक्वल टू D1 ओवर P नॉट प्लस G. और इसी को हमने इस स्लाइड पे रिफ्लेक्ट किया है. द कॉस्ट ऑफ इक्विटी RE, dividend growth model gives us RE is equal to D1 over P naught plus G, where D1 is the expected dividend in one time period, G is the dividend growth rate and P naught is the current stock price. फिर उसका आता है second component. The second component basically is the cost of debt. अब cost of debt को हम denote करेंगे by using the letter R subscript capital D. अब इसके लिए हमें ये देखना है कि हमारा न्यू इशू है या कि एग्जिस्टिंग इशू है. न्यू इशू के लिए तो कॉस्ट ऑफ डेट जो है दैट इज द इंटरेस्ट रेट विच वी आर गोइंग टू ऑफर इन द मार्केट, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हमारा डेट जो है वो पार वैल्यू पे बिकता है तो हमारा क्यूपन रेट बिकम्स द कॉस्ट ऑफ डेट. लेकिन अगर हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इश्यूज की हम बात कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग बॉन्ड इश्यूज की बात कर रहे हैं, तो उसकी कॉस्ट हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे कि वी आर गोइंग टू लुक एट कि हमारे इन बॉन्ड की रैंकिंग क्या है, AA है, BBB है, व्हाटएवर. तो उसी रैंकिंग के जो नए इश्यू ऑफ द बॉन्ड होंगे हम ये देखेंगे कि उनके ऊपर इंटरेस्ट रेट क्या है, एंड दैट विल बिकम द कॉस्ट ऑफ द डेट. अब उसके बाद अगर हमारे पास एक से ज्यादा इश्यू है तो बेस्ड ऑन द बुक वैल्यू और द मार्केट वैल्यू, एंड ऑफ कोर्स उसको हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, यील्ड टू मैच्योरिटी से, कि वी विल कैलकुलेट द यील्ड टू मैच्योरिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स और फिर उनको मल्टीप्लाई करेंगे बुक वैल्यू से या मार्केट वैल्यू से, वट एवर अप्रोच वी आर गोइंग टू यूज. मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वी कैन हैव सिमिलर टाइप ऑफ रिजल्ट, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हमारी जो है वो रिजल्ट जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं. और फिर उनको हम वेटेड एवरेज लेंगे
so that will becomes the cost of debt. So for a firm with publicly held debt, the cost of debt can be measured as the yield to maturity on the outstanding debt. The coupon rate is irrelevant. If the firm has no publicly traded debt, then the cost of debt can be measured as the yield to maturity on similarly traded or the similarly rated bonds. अब the overall weighted cost of capital जो है उससे पहले हमारे पास एक और थर्ड कंपोनेंट भी आ जाता है एंड दैट इज ऑफ द प्रेफर्ड स्टॉक. तो प्रेफर्ड स्टॉक के लिए हम क्या करेंगे कि वी आर गोइंग टू लुक एट कि हमारी प्रेफर्ड स्टॉक की कॉस्ट क्या है. वी विल कैलकुलेट इट एज डी डिवाइडेड बाय द प्राइस ऑफ द प्रेफर्ड स्टॉक एंड बोथ द इंफॉर्मेशन विल बी अवेलेबल फ्रॉम द मार्केट. सो द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल WACC, the firm's weighted average cost of capital is the overall required return on the firm as a whole. It is the appropriate discount rate to use for cash flows similar in risk to the overall firm. And the formula हमारे पास क्या होगा? The weighted average cost of capital WACC is calculated as WACC is equal to E divided by V into RE plus D divided by V into RD into 1 minus TC, where TC is the corporate tax rate, E is the market value of the firm's equity, D is the market value of the firm's debt, and the V is equal to E plus D. E over V is the percentage of the firm's financing that is done by the equity, and D over V is the percentage of the financing that is done by the debt. तो ये तो था हमारा weighted average cost of capital, उसका फार्मूला एंड हाउ डू वी कैलकुलेट इट. अगेन हमारे पास तीन कंपोनेंट होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम फर्म्स जो है वो डेट और इक्विटी ही रखते हैं और प्रेफर्ड स्टॉक मोस्टली इज नॉट देयर. बट इन द प्रेजेंस ऑफ द प्रेफर्ड स्टॉक वी आर गोइंग टू एड अप अ थर्ड टर्म एंड दैट थर्ड टर्म विल बी के हमारी RP which is the cost of the preferred stock multiplied by the P over V. तो ये तो था हमारा concept of the cost of capital. आज के लिए डॉक्टर तलत को इजाजत दीजिए. इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज.